ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो ऑब्जेक्टिव है। ऐसे तो 2020 के बाद यानी 2019 के बाद 10 गो सेट पूछा है क्वेश्चन बैंक के मुताबिक। सब क्वेश्चन बैंक में अलग अलग, किसी का पहला नंबर का क्वेश्चन किसी में 8वां नंबर में है तो 10वां नंबर में, इस टाइप से है। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन नंबर वाइज तो नहीं लेकिन क्वेश्चन वाइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इन एनी रिएक्शन कैटेलिस्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि कैटेलिस्ट क्या होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक होता है जो वैसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है, या सिंपल में आप ऐसे समझिए ना, शादी ब्याह में जो अगुआ होता है ना, जो शादी करते नहीं है शादी करवाते हैं, यानी जो अगुआ बेटी पक्ष वाले होते हैं या बेटा पक्ष वाले, शादी वो करते नहीं शादी करवाते हैं, उसे अगुआ कहते हैं। ठीक वैसे ही जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। और अगुआ का काम होता है कि दहेज को बढ़ाना या दहेज को घटाना, घटाने बढ़ाने दोनों का काम करता है। ठीक वैसे ही कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को कभी बढ़ाता है तो कभी घटाता है। इसके मुताबिक अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता दोनों है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हो, हाईएस्ट हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऐसे यदि शेप के आधार पे हम लोग आते हैं तो हाइड्रोजन में होता है फिर कर बाहर आई, मतलब ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में आते हैं तो साइज इसका क्या होता है? बढ़ता है। यानी सबसे छोटा आकार किसका होगा? आई, और सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आई। ठीक, जब ये साइज बढ़ेगा तो इसका जो कैपेसिटी जो होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी जो होगा हाइट में, यानी जो होगा भूट वो होगा मजबूत, अर्थात सबसे अधिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एफ का यानी फ्लोरीन का होता है। यदि ये ऑप्शन में न हो तब Cl भी हो सकता है, ये न हो तब आयोडीन हो सकता है। कुल मिला के हम कहें तो हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 होता है, लोएस्ट यानी सबसे कम जो ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक होता है वो क्या होगा? आई होगा, मतलब आयोडीन होगा। इसके मुताबिक देखें तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी F2। देखिए तीसरा जो है टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब टी हाफ का मान जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। आप सब जानते होंगे कि टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है, जो आप पढ़े होंगे 4 यूनिट में, टी हाफ इजकल टू होता है 0.693 बाय के इजकल टू वेग स्थिरांक यानी रेट ऑफ रिएक्शन। इसका वास्तविक मान टी हाफ इजकल टू होता है टी हाफ इजकल टू, याद रखिएगा 0.693 बाई के मतलब वेग स्थिरांक होता है यानी रेट कांस्टेंट होता है। ठीक, इसके मुताबिक इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके लगभग मान जो होगा वो 0.683 यानी ऑप्शन नंबर बी आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला की यदि हम बात करें यहाँ पे तो वाइट एंड येलो फॉस्फोरस। देखिए श्वेत या पीला हो, श्वेत या काला हो, श्वेत या लाल या काला हो, कोई भी फॉस्फोरस हो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सब एलोट्रॉप्स होता है, यानी हिंदी में अपरूप कहते हैं। यदि आपसे पूछे लाल फॉस्फोरस या काला फॉस्फोरस या पीला फॉस्फोरस, ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो ये आँख बंद करके कह दीजिएगा ये एलोट्रॉप्स होता है। इसी टाइप से आप समझिए ना, एक जैसे देखिए ना ग्रेफाइट, आपसे पूछे हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है? तो एलोट्रॉप्स होता है। किसका एलोट्रॉप्स होता है? कार्बन का। जैसे आप 7 यूनिट में आप पढ़े भी होंगे ओजोन परत भी किसका होता है? तो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। अल्फा सल्फर हो, बीटा सल्फर, ये क्या है? तो सल्फर के एलोट्रॉप्स है, डैट मीन्स अपरूप है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट विब्रेट ऑन एसिड, डज नॉट
लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन एसिड। इसका मतलब हिंदी में समझिए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे धातु है जो एसिड के साथ वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। तो याद रखिएगा, ये जो केवल एक कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन किसका है? आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आइडेंटिफाई करना, इसको यानी चिन्हित करना है कि फिनॉल का सूत्र क्या है। देखिए, जैसे आप जानते होंगे पहले से, फिनॉल के सूत्र की जब बात होता है ना, तब फिनॉल होता है C6H5OH, ये फिनॉल। या कभी कभी स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया जाता है, तो स्ट्रक्चर के रूप में इस टाइप से होगा आपको फिनॉल। ठीक, ये देख के एक के बाद एक पे अल्टरनेटिव सिस्टम पे डबल बॉन्ड और कहीं पे OH होगा, मतलब ऊपर वाले पोर्शन बगल नीचे कहीं पे OH। देख, ये भी फिनॉल है। और कभी कभी आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट ऐसे, और इसके बाद बीच में राउंड होगा और इसके ऊपर में OH, ऐसे फिनॉल। इसका मतलब देखिए, फिनॉल का सूत्र ये भी हो सकता है, फिनॉल ये भी हो सकता है, फिनॉल ये भी हो सकता है। ये तीनों का तीनों फिनॉल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, अगला केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी हिंदी में कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। देखिए, अधिशोषण जो होता है ना, वो दो प्रकार के होता है, एक रासायनिक अधिशोषण, एक भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जो होता है कुछ समय के लिए होता है, रासायनिक अधिशोषण जो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। आप सिंपल में समझिए ना, किसी बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आप पानी डालिएगा तो आसानी से उस पानी को हटा सकते हैं। मतलब ये सब होता है फिजिकल, डैट मीन्स भौतिक, यानी पानी को डाल भी सकते हैं, पानी को हटा भी सकते हैं। यानी जब डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक, उल्टा कह दिए, जो फिजिकल होगा रिवर्सिबल होता है, मतलब उत्क्रमणीय, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी। लेकिन किसी पे जो पेंट कर देंगे ना, किसी बोर्ड को जब पेंट चढ़ा देंगे तो पेंट चढ़ाने के बाद उस पेंट को उखाड़ नहीं सकते हैं। यदि उखाड़िएगा, किसी का तो आदत होता है कि नाखून से बैठे बैठे डेस्क पे बैठे रहते हैं, उसको नोचते रहते हैं। यदि उखाड़ दीजिएगा भी तो उस पेंट को पुनः आप डाल नहीं सकते हैं। यानी इसका मतलब है केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इरिवर्सिबल होता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल तो है पर अनस्टेबल है, लेकिन केमिकल इरिवर्सिबल तो है लेकिन स्टेबल है। यानी इसके मुताबिक से अगर हम चले तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। हिंदी में कहेंगे अनुत्क्रमणीय। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय। देखिए 8 नंबर जो है ना, 8 नंबर में है कि रिएक्शन, किसी रिएक्शन जैसे N2 और ये H2 मिल के अमोनिया बनता। अमोनिया में जब टेम्परेचर को, ताप को बढ़ाएंगे ना, तो इसका निर्माण, अमोनिया का निर्माण जो है ना, वो स्वतः बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए यहाँ पे फॉर्मूला किसका है? ये सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप इज नोन एज। अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए किस नाम से जानते हैं। देखिए एसिड एमाइड का सूत्र होता है RCONH2, एसिड एमाइड NH2, ये लास्ट में 2 नहीं दिखता। इसका फिर से यहाँ देखिए RCONH2, ये आपको एसिड एमाइड का फॉर्मूला है। लेकिन एसिड एमाइड यहाँ पे हम आर दे या न दे कोई सेंस नहीं होता, सिंगल बॉन्ड है ना। एसिड एमाइड कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इस जगह पे एसिड एमाइड के जगह एमाइडो ग्रुप दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन बिकॉज। देखिए जब पहाड़ पे जो है ना अधिक ऊंचाई पे जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि जब अधिक ऊंचाई पे पहाड़ पे जाते हैं,
चढ़ते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जब ये जितना हाइट बढ़ेगा ना, हाइट बढ़ेगा तो उसका ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वातावरण का जो दाब होता है, वो दाब घट जाता है। और घटने ऐसे नॉर्मली पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें ना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है, यानी 100 डिग्री। प्योर वाटर की बात है तो कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब यह हाइट पे बढ़ेगा तो 100 से घट जाता है। क्यों घटता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, यानी वातावरण का जो दाब होता है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चाहे वो हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो, सेम ही होता है। ऑप्शन में आगे पीछे नहीं होता, सेम ही होता है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इस फार्मूला ऑफ मिथिऑक्सी मीथेन। देखिए मिथिऑक्सी मीथेन की जब कभी भी हम सब बात करते हैं ना, तो याद रखेंगे ये ऑक्सी इथेन है, ये ईथर का होता है। ईथर का सूत्र आप पहले से भी जानते हैं, ये कोई नया बात नहीं है कि ROR। आर का सेंस यहाँ पर कार्बन की संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बन की संख्या हो जाता है। इसके IUPAC नाम लिखने वक्त में याद रखिएगा, एक में होगा ऑक्सी, एक में होगा एन, यानी कम वाले भाग में ऑक्सी, अधिक वाले में एन। कम वाले में ऑक्सी, अधिक वाले में एन। लेकिन हाँ, जहाँ पे कार्बन की संख्या दोनों सेम है, उसके बावजूद भी एक में ऑक्सी, एक में एन। जैसे इसमें है पहला ऑप्शन का अगर हम IUPAC नाम बताए तो दोनों साइड एक एक कार्बन है, बीच में ईथर है, तो एगो कार्बन है तो मीथ, मीथ में ऑक्सी, मीथो ऑक्सी। इस साइड भी एक ही है, मीथ में एन, यानी मीथेन। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़िए। यानी जो विलयन है, चीनी का जो विलयन है, घोल है, उसमें नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किस टाइप से लिखते हैं। कीटोन का ऐसे नॉर्मली आप हर जगह पढ़िएगा, CrCOR। आर का सेंस यहाँ पे कार्बन की संख्या, लेकिन कहीं कहीं ना आर आपको नहीं मिलेंगे, यानी डायरेक्टली मिल जाएंगे C⋅O, आगे भी सिंगल बॉन्ड, पीछे भी सिंगल बॉन्ड। इसी को आपको घुमा करके या इसी को घुमा करके ऐसे बना देंगे, हाँ ऐसे, ये भी कीटोने है। तो आप मिला सकते हैं RCOR, या तो ये हो सकता है, या तो डायरेक्टली दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा, या ऐसे ग्रेटर देन करके 2 सिंगल बॉन्ड अटैच रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। था कन्फ्यूजन करके ये पूछता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कीटोन के क्रियाशील समूह होता है। अगला देखिए, अगला जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन सब हो सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड तो है ही, डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, इसके बाद क्वार्ज ग्लास ने क्वार्ज, देखिए फिर से मिलाइए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, क्वार्ज हो सकता है, आइस हो सकता है। ये सब किसका है? क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल, यानी इसके मुताबिक से ऑप्शन नंबर ए होगा। और यदि इसी जगह पे नॉन क्रिस्टलाइन की बात होता है ना, तब होगा ग्लास, इसके बाद क्वार्ज ग्लास एक साथ। ध्यान रखिएगा, क्वार्ज, केवल क्वार्ज हो तो क्रिस्टलाइन, और एक साथ क्वार्ज ग्लास हो तो ये नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमरफस सॉलिड होता है। ग्लास हो सकता है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे कि मिनरल फ्रॉम व्हिच द मेटल। हम मेटल यानी मिनरल से जो धातु में कन्वर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी खनिज से धातु में परिणत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क, उसे हम अयस्क कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग समझिए पहले। गैंग वैसा अशुद्धियाँ होता है जो खनिज पदार्थ में उपस्थित रहता है उसे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। यानी दोज इम्प्यूरिटीज व्हिच प्रेजेंट इन मिनरल व्हिच इज कॉल्ड गैंग, नहीं इसका मिनरल ने अयस्क में, दो द इम्प्यूरिटीज व्हिच प्रेजेंट इन
और यानी अयस्क में उपस्थित रहता है which is गैंग और मैट्रिक्स। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं और धातु में उपस्थित अशुद्धियों को स्वैग यानी धातुमल कहते हैं। द इम्प्योरिटीज विच प्रेजेंट इन मेटल विच इज कॉल्ड स्वैग, और जो इम्प्योरिटीज ओर में होगा विच इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, और मिनरल से मेटल में कन्वर्ट किया जाता है उसे ओर कहते हैं, जिसका एग्जांपल बॉक्साइट, क्रायोलाइट, सीडेराइट, एजीजाइट, मतलब जो कुछ भी आप पढ़े होंगे इस टाइप से होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन विनेगर। विनेगर मतलब सिरका में वो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए विनेगर यानी सिरका में जो पाया जाता है ना वो एसिटिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा ऑप्शन, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, हिंदी में वही एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका IUPAC नाम जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, सॉरी इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड होता है। और एक होता है फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में, याद रखिएगा चींटी के डंक में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चींटी के डंक पे होगा ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, अगला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल। ऑक्सीकरण की संख्या, निकेल के ऑक्सीकरण की संख्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बात तो पहले आपको याद रखना होगा कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना वो 0 होता है। CO मतलब कार्बोनिल, कोबाल्ट है कार्बोनिल। तो इसको निकालने के लिए पहले आप समझ सकते हैं, इसको निकालने के लिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पे निकालिए। निकेल के लिए मान लेंगे x प्लस कार्बोनिल का होता है 0, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। 0 इंटू ओ सेम में लगता है, सेम में है। सेम ही लगता है। चलिए देखिए x प्लस 0 मल्टीप्लाई CO 4 ठो है तो 4, इसके पावर में कुछ नहीं है 0। यहाँ पे फाइनली x का वैल्यू हमें कितना आएंगे 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 निकेल का। अगला देखिए, अगला है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, मतलब चतुष्फलकीय जो होता है ना, चतुष्फलकीय वाला जो ये ऑप्शन, ये कितना बार आप याद किए होंगे क्वेश्चन बैंक में, C एंड D दोनों होगा। ऐसे 2018 में तो इसे मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछा था, लेकिन फिर से 2019 में ऐसे ही देते हैं। तो आपके मन में होगा कि हम C दे या D, ऐसा कंडीशन में आप C और D दोनों मार दीजिएगा ना तो दोनों ठीक होगा, कोई गलती नहीं है, दोनों है। चलिए अगला देखिए, अगला है SCP के कोऑर्डिनेशन नंबर, हेक्सागोनल के नहीं एटम की संख्या। अगर HCP में एटम की संख्या कहें ना तो 6 होता है, एटम की संख्या 6 होता है। लेकिन इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें ना, C नंबर याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 12 होगा। SCP के कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, लेकिन एटम की संख्या होगा 6। ऐसे ही एक होता है CCP, ये SCP समझे ना, हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय वाला जो होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना होता है। वैसे ही क्लोज यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें ना तो 12 होता है। याद रखिएगा, जो SCP के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, CCP के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और SCP के एटम की संख्या यहाँ पे 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केनल। देखिए जब ये Al होता है ना तो अल्डिहाइड खानदान से बिलोंग करते हैं। Al जो होता है तो अल्डिहाइड से बिलोंग करता है। इसका मतलब है अल्डिहाइड का सूत्र होगा RCHO, और अल्डिहाइड में ना IUPAC नाम के किसी के लास्ट में जो है ना अल ऐड होता है, AL। जैसे मिथ में लगेगा तो मिथेनल, इथ में लगेगा इथेनल, प्रोप में प्रोपेनल, ब्यूट में ब्यूटेनल, पेंट में पेंटेनल, हेक्स में हेक्सेनल, मतलब अल। ठीक, हम एक 3 कार्बन वाला की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं C2H5
और CH, याद रखिएगा CHO, क्या कहते हैं CHO। टोटल कार्बन एक साथ अगर हम कलेक्ट करें ना तो कितना होगा, C 2 और 1 3, और यहाँ पे H 5 और 1 6, और एक क्या होगा O होगा। तब यहाँ पे गिनिए, अगर हम N के रूप में अगर हम देखेंगे तो C3H6 की बात किए तो N के रूप में दीजिए, यहाँ पे दे देते हैं CN और H, ये दोनों है मतलब 2N, और बीच में कितना होता है O, CnH2nO, यानी इसका जनरल फॉर्मूला होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 23 नंबर है, इसमें पूछ रहा कि निम्नलिखित में से जिंक यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। जिंक के अयस्क, इसमें जो जिंक के अयस्क कौन नहीं है, क्वेश्चन याद रखिएगा निगेटिव पूछ रहा है, और निगेटिव का भाई जवाब निगेटिव ही होता है। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिंक के अयस्क जो ओर होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो आप पढ़े होंगे जिंक 6 यूनिट में, जिंक ब्लेंड होता है, कैलामीन होता है, जिंकाइट होता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है निगेटिव कौन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी इसका ऑप्शन बॉक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बॉक्साइड अल्युमिनियम का ये है, हमसे पूछ रहा जिंक। ठीक, तो अल्युमिनियम का यश पहले से भी जानते होंगे, ये बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, एल्यूमिना होता है, इसी से ऐसे ही होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो या हाईएस्ट। देखिए कभी कभी ना स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता है तो कभी हाईएस्ट पूछता है, इस सब पे माथा पीछी नहीं करना, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, हाईएस्ट हो, लार्जेस्ट हो, सब एक ही रंग के वर्ड है, माथा पीछी करना ही नहीं। तो सबसे अधिक याद रखिएगा 3 डिग्री वाले एमीन जो होता है ना, 3 डिग्री वाले। अब कहिएगा 3 डिग्री हम कैसे जानेंगे सर हम, तो समझिए नाइट्रोजन यदि N के 3 दिशा में अगर कार्बन हो, 3 डायरेक्शन में CH3 और CH3, जब 3 डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं 3 डिग्री एमीन। जब 2 डायरेक्शन में हो इसका मतलब 2 डिग्री। 2 डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, तो कार्बन होनी चाहिए, और जब 1 डायरेक्शन में हो तो 1 डिग्री। जैसे देखिए ऑप्शन बी से पढ़िए, बी से स्टार्ट करते हैं, वो तो NH3 ऑप्शन ए है, ये तो अमोनिया है। ऑप्शन बी में देखिए नाइट्रोजन के कितने डायरेक्शन में कार्बन है, सी से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सी केवल बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगे, पूरा कर देंगे, 1 डायरेक्शन में, इसीलिए 1 डिग्री एमीन होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे CH3 ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है 2 डिग्री है। और ये तीसरा हम देखिए ना CH3 के थ्राइस है, इसका मतलब 3 डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक, तो तीनों के तीनों बेस है, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे अधिक जो होगा 3 डिग्री वाले, इसके कम होता है 2 डिग्री वाले, इससे कम होता है 1 डिग्री वाले, इससे कम होता है NH3 अमोनिया होता है। ठीक, इसके मुताबिक अगर हम चले तो ये ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये 25 नंबर, ये तो कितना बड़ा यूनिट 3 में जो चैप्टर है यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, यूनिट 3 में पढ़े होंगे 12th में, जैसे कि आप 11th में ये सब जानते होंगे, नाम सुने होंगे 11th में, अगर ठीक से पढ़े होंगे, फाँकी नहीं मारे होंगे तो वेरी थैंक्स। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होता है ना, कहते हैं 11th फर्स्ट ईयर इसका टू वेस्ट ईयर, पढ़ते लिखते नहीं, एकदम टाइम पास कर लेते कैसे भी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए गैल्वेनिक सेल और डायनियल सेल की जब भी बात होगा ना तो उल्टा होता, नहीं तो आप एनोड की बात हो फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री तक, फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री तक, बायोलॉजी तक, हर जगह एनोड पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव। लेकिन याद रखिएगा जब गैल्वेनिक या डैनियल सेल की बात होगा तो ठीक उल्टा होगा। आपके मन में होगा सर उल्टा क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि इसका प्लेट जो होता है ना बैटरी में, यानी गैल्वेनिक सेल में उल्टा सेट की जाती है रिएक्शन करवाने के चलते, इसीलिए एनोड पे हमेशा निगेटिव होता है। हमें उम्मीद है आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हिंदी वाले के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म
विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कौन है? जैसे कि आप जानते होंगे विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म 4 गो पॉइंट है। पहले इंग्लिश वाले सब समझ लीजिए। पहला है, इसका जो पहला पॉइंट है शॉर्टकट में लिख देते, इतना स्पेस का तो अभाव रहता है। अभी समझिए शॉर्टकट में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर VP मतलब वेपर प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक निम्न वाष्प दाब या अपेक्षिक निम्न वाष्प दाब कहते हैं। हिंदी वाले सब थोड़ा ध्यान से मन लगा के सुनिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन 2 देखिए। ऑप्शन 2 है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी हिंदी के लिए क्वथनांक के उन्नयन कहते हैं। फिर से सुनिए, क्वथनांक के उन्नयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा समझिए, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी होता है हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन होता है। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसे प्रासरण दाब या प्रासरणी दाब कहते हैं। लेकिन देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, उसी के दौरान सबसे ऑस्मोसिस शब्द आते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो इस जगह पे यदि ऑस्मोसिस वाला अगर दे देना तो माथा पीछी नहीं करना है, तो समझ लीजिएगा ये ऑस्मोसिस वाला भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है, तो इससे संबंधित केवल एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी जगह पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो, सापेक्षिक निम्न वाष्प दाब ये भी हो सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी ना 3 गो ऑप्शन सही रहेगा, चौथा ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो उस बातों पे ध्यान दीजिएगा। या हो सकता है 3 गो ऑप्शन सही हो और चौथा रहेगा गलत। आप पूछ देगा तुम आपसे कि इनमें से कौन नहीं है, मतलब नहीं है तो लगा देंगे नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन कितना बार पूछा है, पढ़े भी होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए देखिए, ये जो है ना फार्मूला ऑफ ओरियम इज, ओरियम तेल का नाम सुने होंगे, हिंदी में भी वही बात कहते हैं ओरियम तेल। तो ओरियम बनता कैसे था, पहले इसको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ओरियम होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, H2SO4 को SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फाइड कहिए, दोनों बात सेम है। इस दोनों को जब मिक्सचर करवाते हैं ना, यानी मिश्रण करवाते हैं ना, तो दोनों मिलकर बनेंगे H2H2O7। तो इस पर नहीं ठीक से चलता है, समझ लीजिएगा। H2SO7 ये ओरियम तेल का सूत्र है। ठीक, यानी कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछता है, ये तो डायरेक्ट पूछा है कि ओरियम का सूत्र क्या है, तो ओरियम का सूत्र हम बता देंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान से सुनिए, कभी ना यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कि ओरियम में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है, SO2 SO3, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा SO3 होता है। तो दोनों मिल के, दोनों के मिश्रण को ओरियम तेल कहते हैं। ओरियम एक प्रकार के तेल की तरह होता है, तो इसको याद रखिएगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, which of the following ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है हिंदी में अगर हम चले तो बात्या भट्टी। याद कीजिए आप पढ़े होंगे 6 यूनिट में पढ़े होंगे। लोहा के निष्कर्षण में बात्या भट्टी होता है, बिस्कुट की तरह भट्टिया। जब ये भट्टी शब्द आ जाए ना तो समझ लीजिएगा टेम्परेचर डालने वाला ही है। ठीक, तो उस भट्टी में आयरन ऑक्साइड रहता है, कॉपर ऑक्साइड सब नहीं होता, आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। और याद रखिएगा ये बात्या ब्लास्ट फर्नेस वाला लोहा के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बहुत ही VVI है, जो इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसलिए याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, यानी अभिक्रिया का वेग जो है किस पे मुख्य रूप से निर्भर रहता है? तो एक्टिव मास पे, सक्रिय मास पे। जिसका एक्टिव मास रहेगा ना तो स्वाभाविक है रिएक्शन तेज होगा। और देखिए ना, आप मान लेते हैं यदि पढ़ने लिखने में आप एकदम एक्टिव नहीं रहिएगा, अनएक्टिव रहिएगा तो पढ़ लिख पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। यानी खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, एक्टिव रहिएगा तो अधिक से अधिक खेलिएगा, अधिक से अधिक पढ़िएगा। एक्टिव नहीं रहिएगा तो ऐसे मरियल घोड़ा की तरह सोए रहिएगा। इसका मतलब तो है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को तेज़ करने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।
कहते हैं। कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ना कि ये जो खनिज है ना मिनरल, ये मानव जो है ना, मानव जाति है ये मिनरल, और अयस्क जो है ना उसे पुरुष को मान लेते हैं। ठीक, तो आप ही बताइए कि सभी मानव पुरुष हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, सभी मानव पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि स्त्री भी होते हैं, बीच वाला भी होता है, जो कुछ भी हो। लेकिन यहीं पे हम आपसे पूछे सभी पुरुष क्या मानव हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, सभी पुरुष मानव हो सकते हैं। ऐसे ही सभी अयस्क मिनरल हो सकता है, यानी ऑल आर मिनरल्स, लेकिन सभी मिनरल अयस्क नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला which of the following equation represent osmotic pressure। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को जो डिनोट करने की बात है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर अक्सर आप जब पढ़े होंगे बुक में ना, तब पाई इज कल टू CRT पढ़े होंगे। एक फार्मूला पाई इज कल टू CRT, तो पाई के जगह पर यहाँ पे P है, तो कोई माथा पीछी नहीं करना है, यही होता है P इज कल टू CRT, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए। चौथी थे which of the following are the properties of ideal solution। सिंपल सी बात है, आइडियल संस्कारी बच्चा का नाम सुने होंगे, जो मम्मी पापा का बात का पालन करे, संस्कारी न करे तो संस्कारहीन। ठीक वैसे ही जो रॉल्ट के नियम का पालन करे उसको कहेंगे आइडियल, न करे तो नॉन आइडियल। तो ये पूछ रहा है कि आइडियल का कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो आइडियल का प्रॉपर्टीज तो सिंपल सी है, जो रॉल्ट के नियम का पालन करे। आगे बढ़िए। आगे है कि एडिशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड एमिनो कंटेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड एमिनो एसिड कंटेंस, ये एडिशन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंट। हाँ, एमिनो एसिड की जब बात होता है ना, तो याद रखिएगा एमिनो एसिड में NH कार्बोक्सिलिक और एमीन दोनों होता है, NH2 भी होता है। ये इसका सूत्र जो होता है ना एमिनो एसिड का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए ऐसे करके मिलेंगे RCH, नीचे में NH2, आगे अगर बढ़े तो COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एमीन भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, बी। आगे अदर देन ऑक्सीजन इन 16 ग्रुप। देखिए 16 ग्रुप का जो है ट्रिक होता है, ये आसानी से याद कर लीजिएगा। ट्रिक 16 ग्रुप का क्या होता है, ओ शनम से तेरा पोल खोल दूंगा, याद रखिएगा। इसको ट्रिक होता है 16 ग्रुप के, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। आप माइंड लगा लीजिए। ऑक्सीजन के अलावा इसमें आपको ऑप्शन क्या लगता है, तो ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए लगता है। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। इसमें पाई बॉन्ड एनिलीन। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, आपके माइंड में होगा एनिलीन का कैसे फार्मूला बनता है। तो पहले हम एनिलीन का ये बना लेते हैं। देखिए एनिलीन इस टाइप से होता है, एक के बाद एक पे अल्टरनेटिव सिस्टम पे एक के बाद एक पे होता है डबल बॉन्ड, और साथ में जो होता है ऊपर में होता है NH2। ये एनिलीन के सूत्र है। ठीक, एनिलीन के सूत्र में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो आप 11th में पढ़े होंगे कि अगर सिंगल बंधन होता है ना तो एगो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, अगर डबल बंधन होता है ना तो एगो सिग्मा एगो पाई। तो इसमें कितना डबल बंधन है, 3 गो डबल बंधन है, इसीलिए पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा, 3 होगा। याद रखिएगा पाई बॉन्ड की संख्या इसमें 3 होगा। जल्दी से आगे बढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द एल्वेडोल कंडेंसेशन। देखिए एल्वेडोल संघनन में कौन सा भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा एल्वेडोल संघनन में तो अल्डिहाइड ही भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, अल्डिहाइड। तो इसके मुताबिक से पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन 2 ही सही हो सकता है, या तो बी हो सकता है सही या तो सी। लेकिन माइंड लगा लीजिए, इसमें भी कंडीशन है, वही अल्डिहाइड भाग लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यानी एसिटिक एसिड। डेट मीन्स इसका ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिटिक एसिड होता है इसका नाम। आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। 41 में द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। सिंपल सी बात है, बेंजीन के फॉर्मूला कहे
तो हमें उम्मीद भी है कि आप सब बना सकते हैं। बेंजीन की सूत्र कहे तो C6H6 होता, ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही, लेकिन बेंजीन बनाने की जब बात हो ना तो याद रखिएगा बेंजीन ऐसे बनता है और इसके बीच में एगो अंगूठी की तरह होगा। हाँ, कभी कभी ना कि ऐसे नहीं होगा तो बीच में अल्टरनेटिव सिस्टम पे एक के बाद एक पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, बेंजीन के सूत्र है ये। चलिए आगे बढ़िए, 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। कीटोन, कीटोन RCO, कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए जब कीटोन के साथ ये इसको रिडक्शन करवाते हैं ना, याद रखिएगा अल्डिहाइड को जब रिडक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है यानी 1 डिग्री। अल्डिहाइड को रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री, और जब कीटोन को करवाएंगे तो याद रखिएगा 2 डिग्री। ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। आई होप समझ गए होंगे। फिर अगला वीडियो इसके 2000 ये तो 20 का है, 2021 का, और हम इसके बाद समझा देंगे। और उम्मीद है कि आप सब अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।